आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल @राजीव सर ऑफिशियल पे। दोबारा हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं सीबीएसई बोर्ड पेपर्स 2024 क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 20 तक हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो कि 2024 बोर्ड पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देते हैं क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को दिख रहा है सही से, ठीक है। लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये चारों स्टेटमेंट दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। चाइल्ड का जो सेक्स होता है, मेल या फीमेल, वो मदर से आता है कि नहीं, ये ध्यान देने वाली बात। दूसरा बोल रहा है कि सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर, ठीक है। तीसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ ए फीमेल चाइल्ड। द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं चारों में से, या एक से अधिक है, दो अधिक है, तीन है, ऑप्शन में दे रखा है आपका, तो आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, और कुछ रीजंस के साथ आप भी प्रयास करेंगे डिटेल स्टडी करने का इसका, ठीक है। अभी तो ऑप्शंस के द्वारा जो हम इसको क्लियर कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो भाई मदर तो नहीं होती, क्योंकि मदर के पास सिर्फ XX क्रोमोजोम्स होते हैं। मदर के पास सिर्फ XX क्रोमोजोम्स होते हैं, और फादर के पास दोनों होते हैं, दैट मीन्स X और Y क्रोमोजोम्स। तो फादर का अगर X क्रोमोजोम्स जाता है मदर के X क्रोमोजोम्स के साथ, तो फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। फीमेल चाइल्ड जो है प्रोड्यूस होती है। अगर Y जब फादर का Y जब मदर के X के साथ मिलता है, तो XY का फॉर्मेशन होता है, जो कि मेल चाइल्ड को जन्म देती है। तो भाई ये बताइए कि कौन उत्तरदायित्व, किसके कारण जो है, किसके कारण चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन हो पा रहा है, तो फादर के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, फर्स्ट भी नहीं, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा, जैसे लड़कियों को कह दिया जाता है, वो मतलब कि उत्तरदायी माना जाता है, जैसे कि कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअली याद रखिए कि लड़का होगा या लड़की, ये किस पर निर्भर करता है, फादर पर निर्भर करता है, क्योंकि फादर के पास ही X और Y क्रोमोजोम्स हैं। तो X और Y क्रोमोजोम्स जो है आपके डिसाइड करता है कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगी। सो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चाइल्ड टू बी मेल और फीमेल। सेकेंड वाला, थर्ड क्या है, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही हो गया। थर्ड में देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। भाई ये एकदम सरासर, ये इसका कोई ठीक नहीं है कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ये कैसे पता लगेगी। चौथे में देखिए, जो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए जायगोट। जब ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के समय पता चलता है कि जो चाइल्ड होगा, गर्ल फीमेल होगी कि मेल होगी। तो सो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कहने का मतलब कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है। देख लीजिए सेकंड और फोर्थ किस में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। सो बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, समझ में आएगा उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स के बारे में क्या जो है सही है, 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे ही है, ध्यान से देखना है। कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। भाई क्रोमोजोम्स के लिए सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल। ना भाई
इसके लिए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये नहीं कह सकते हैं भाई, ठीक है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स में हमेशा ये पेयर में आते हैं, ठीक है। चलिए और भी पेयर हो सकते हैं, ठीक है। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, या फिर ये सेल डिवीजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो बताइए इससे पहला तो एकदम सही है, ठीक है। कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला ये जो आया है ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज करने वाला यही है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये सही है हम लोग का, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। यानी कि क्रोमोजोम्स जो हैं ये फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। In a nerve cell, the site where the electrical impulse is converted into chemical signal is known as, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नॉर्मली, ठीक है। क्या इसको ढंग से स्टडी करना होगा, स्टडी नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, जरूर देख लें कैसे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। नर्व सेल में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है किसमें केमिकल सिग्नल में बदलाए जाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए एस्टोमेटा क्लोजेस व्हेन, इसमें भी ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, 8 9 जैसे क्वेश्चन ये भी है, कौन सा सही होगा ध्यान से। इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, कब क्लोज होता है, ठीक है, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए करना होता है तब। सही है या नहीं पहला ऑप्शन ये बताइए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो उसको क्लोज क्यों करेगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी, क्लोज तो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो क्लोज तो करेगा नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी कि स्टोमेटा क्लोज तब करेगा, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है तब ना बंद करेगा, अगर चाहिए होगा तो वो खोल के रखेगा स्टोमेटा। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, हाँ भाई गार्ड सेल से वाटर फ्लो करता है, उस समय क्लोज कर लेता है, ठीक है। वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, ठीक है, उस समय कब इन खुला रहेगा तब ना गार्ड से वाटर फ्लोज गार्ड सेल के थ्रू तभी ना अंदर जा पाएंगे, ठीक है। बाहर जो जाते हैं उस समय वाटर फ्लोज जब गार्ड सेल से बाहर की ओर पानी जाता है तब उसको रोकने के लिए वाटर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड हम लोग का सही है, तो देख लो सेकेंड थर्ड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज, यहाँ पे कट गया है कोई बात नहीं, गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। लेंस है तो भाई क्या होगा, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, नहीं भाई पहले से आप लोग याद रखिए, याद है ना आप लोग को कि 2f पर रहेगा, तो 2f पर जो है आपका ऑब्जेक्ट और इमेज 2f बनता है, तो भाई एट द प्रिंसिपल फोकस बिल्कुल नहीं, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ध्यान से देखिए, ट्वाइस द ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के डबल, यानी कि जब ऑब्जेक्ट जो है 2f पर रखा जाएगा तभी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी हमारा क्या है, राइट आंसर है बिल्कुल, ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज, नॉर्मली कहाँ इमेज बनता है भाई, आप लोग सब लोग जानते हैं इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे, ठीक है। आइज में जहाँ पे इमेज बनता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, क्या कहते हैं, रेटिना पे इमेज बनता है। चलिए हो गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलोनॉइड, करंट कैरिंग सोलोनॉइड में जो ऐसे बनता है आपका, इसमें जो है जो मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं सब वो कैसे रहती हैं, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होता है, वो ए होगा। क्या होगा? ए। ठीक है, आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर, वो कैसा होता है भाई? यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइंस होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। याद रखिएगा, तो इसमें हम डायरेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं, जब इसको और थोड़ा कंसेप्ट को बताया जाएंगे तो और मेहनत किया जाएगा इस पर। ठीक है, ऑप्शन पहले देख लीजिए आप लोग। इसमें से आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल मिसिंग, तो भाई कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है, टाइगर, ग्रास, स्नेक और फ्रॉग। ठीक है, वीडियो को लंबा करने से बचाने के लिए इसको और थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। अब चलिए देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल फ्यूजन इज ए मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन इज ए मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है ये भाई? तो ये है अब हमारा प्लाज्मोडियम साहब। ठीक है, बहुत खतरनाक। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने मौजूद है, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं भाई, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 to 20, ये जो आए हुए क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार। 3 नंबर देखिए, ये 16 नंबर तक हम लोग ने MCQ किया। अब जो है 17 और 18, 19, ये जो 3 हैं आपके, जो 3 क्वेश्चंस, 3 नहीं 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, एजर्सन रीजनिंग के क्वेश्चंस के 4 हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं? 4। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। पहले समझे कि क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, पहले तो ऑप्शन पढ़िए कैसे क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 to 22 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एज assertion and other labeled as reason. Select the correct answer to these questions from the code A, B, C, D. अब चलिए ए में क्या दिया है? बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Both assertion and reason are true and but reason R is not the correct explanation of the assertion. Assertion A is true but R reason is false. Assertion A is false but reason R is true. अब चलिए हम लोग assertion और reason को देख कर ही बता पाएंगे कि उसका फैक्ट क्या है और क्या नहीं। अब ध्यान से देखने वाली बात होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्या ये बात सही है या नहीं? ठीक है, बात को समझिएगा कि हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व नहीं होता है जब जिंक जो है किस हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। जब जिंक जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। भाई सही बात है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस। याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड जब जो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर जाती है और टू वाटर, और खुद क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। याद रखिएगा, यानी कि ये जो 17 है, यानी कि दोनों बातें सही हैं। असर्शन और रीजनिंग, असर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं। ठीक है, और रीजन इसका एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। यानी कि अगर आएगा तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर लिखेंगे ये वाला, ऑप्शन नंबर है both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of the assertion A. जब इसको पढ़ाया होगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। याद रखिएगा,
हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड से, जिंक जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, याद रखिएगा। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, वाटर में परिवर्तित कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। एकदम सही बात है, ठीक है। असर्शन भी सही है और रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज द मैक्सिमम इन ऑर्गेनिजम्स एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन, ठीक है। ये सही बात है। एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम, यानी कि जो सबसे मतलब कि एकदम ट्रॉपिक लेवल पर जो मतलब कि हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर फूड चेन का होता है, उसके पास में केमिकल्स की हार्मफुल केमिकल्स की ऑर्गेनिजम्स में एक्युमुलेशन ज़्यादा हो गया रहता है। और सबसे जो निचला पायदान पे रहता है ट्रॉपिक, सबसे निचला ट्रॉपिक लेवल, वो जानते हैं क्या है? प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रास होते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता जाता है और हाईएस्ट जब हो जाता है तो हार्मफुल केमिकल जो है एकदम मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अब नीचे रीजन इस देखते हैं क्या दे रहा है। हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज, ऐसी कोई बात नहीं है। ये खाने के कारण जो है एक्युमुलेशन होता है, ये पास होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर। ये केमिकल जो है हार्मफुल केमिकल्स का पास होता है, पास किया जाता है, पास हो के वो एक्युमुलेशन हो पाता है, छिड़काव से एक्युमुलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो भाई अजर्सन ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा एक बार और समझने का प्रयास करिएगा। हाँ ये भी रुक जाएगा, मतलब क्या क्रॉप्स की बात करेंगे तो क्रॉप्स पे, हाँ क्रॉप्स होएगा, हम के मतलब कि ह्यूमंस पे चाहे कोई दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स पे बाद में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हाँ हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप, हाँ ये तो सही बात है। अपने अपनी जगह ये दोनों सही हैं, ये भी सही है। हार्मफुल केमिकल्स पे छिड़काव किया जाता है क्रॉप्स पे ताकि बीमारियों से और जो कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके प्लांट को, एकदम अपने अपने जगह दोनों सही है। लेकिन देखिए ऊपर वाला अजर्सन कुछ दूसरा है, ट्रॉपिक लेवल के बारे में बता रहा है, और ये रीजन कुछ और बता रहा है, क्रॉप्स के बारे में बता रहा है। तो अपने अपने जगह दोनों सही हैं, लेकिन अपने अपने जगह दोनों सही है, यानी कि अजर्सन और रीजनिंग दोनों सही हैं, अजर्सन और रीजनिंग दोनों सही हैं। लेकिन इसका जो एजर्सन का जो वो होना चाहिए, क्या ना एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है इसमें, ठीक है। तो भाई याद रखिएगा, और हम लोग का जो ऑप्शन होगा इसमें सही वो कौन सा होगा, चलिए देखिए, हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ अजर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन, एकदम सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें होगा, ठीक है। फिर जो है एक दो और क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस को और हम लोग इसी से जुड़े हुए होंगे, उसको करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन इन टेरेस्टेरियल एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बहुत तेज होती है टेरेस्टेरियल एनिमल्स की अपेक्षा। रीजन क्या दिया है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, बहुत गलत बात, ये हाई नहीं होता है, लो होता है। लो होने के कारण ही वो बहुत जल्दी रिस्पायरेशन करने लगते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स जल्दी इसलिए करते हैं, सांस लेने लगते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन जल्दी ले पाएँ। तो भाई अजर्सन एकदम सही है, लेकिन ये रीजन जो दिया है वो गलत है। रीजन क्या होना चाहिए था? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, ठीक है, उसकी अपेक्षा जो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। इसलिए भाई अजर्सन सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका रीजन जो दिया जा रहा है वो गलत है। यानी कि हम लोग यदि ऑप्शन की बात करें तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे। कौन सा? यानी कि अजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, हम लोग उसको भी निपटा लें ताकि 20 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है? उम्मीद है आप लोग सही से समझ रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन, रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, बिल्कुल एकदम प्राकृतिक नेचुरल स्पेक्ट्रम बनाता है, रेनबो बनाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एजर्सन एकदम सही है।
रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इट। ये नहीं, रेनबो जो है सनलाइट के ठीक सनलाइट जिधर रहेगा उसके अपोजिट जो है डायरेक्शन में रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो भाई असर्शन इसका सही है लेकिन रीजन इसका भी गलत है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर इसमें सी ही आंसर होगा दोबारा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोगों ने मिलजुल के 20 क्वेश्चन जो है एकदम कंप्लीट किए। अब क्वेश्चन नंबर 21 से, चूँकि मान लीजिए समझाना होगा इसलिए हो सकता है कि अब हम लोग लाइव आके जो है हम लोग अब क्वेश्चंस को करेंगे। 20 क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए हैं। ठीक है, और टोटल क्वेश्चंस की संख्या बताए थे कितनी होती है, 39। अब जब तक हम लोग 39 क्वेश्चंस करने नहीं लेते तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम लोग जो 39 क्वेश्चंस हैं हम लोग 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, यानी कि सेक्शन ए पूरा कर लिए हैं। सेक्शन बी प्रयास रहेगा 21 से 26 तक के क्वेश्चंस को कराने का। ठीक है, ठीक, तो 26 तक जो है प्रयास रहेगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये 6 क्वेश्चंस जो है लाइव आकर जो है मंडे को आप लोग से जुड़कर इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वी विल मीट अगेन लाइव on Monday at 8 p.m. Thank you.